हम आपको पीडिया में टॉपिक पढ़ाएंगे टाइफाइड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइफाइड, ध्यान से पढ़िएगा इसको, क्योंकि दिक्कत कहाँ आती है टाइफाइड को डायग्नोज करने में। बहुत सारे पेशेंट आपके पास आएंगे कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को जो है बुखार आ रहा है, तो जो आप नॉर्मली जो दवाइयाँ चलाएंगे उनसे पेशेंट या जो बच्चा होता है ठीक नहीं होता है, क्योंकि टाइफाइड को डायग्नोज करना, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी काफ़ी डिफरेंट होता है जो कि और जो बुखार आएंगे उनके मुकाबले। ठीक है, तो टाइफाइड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज होता है और इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी काफ़ी डिफरेंट होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे इसको? जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से डायग्नोज करेंगे, अच्छे से इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं और आप अच्छे से ट्रीटमेंट देंगे जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। तो देखिए, टाइफाइड में सबसे पहली बात आती है, इसे एंट्रिक फीवर कहते हैं। एंट्रिक फीवर क्यों कहते हैं इसको? एंट्रिक या एंट्रल मतलब होता है इंटेस्टाइन, क्योंकि इसका बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी में आता है तो इंटेस्टाइन इसकी फेवरेट स्पॉट होता है। ये इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन में खूब मल्टीप्लाई करता है, तो इसलिए इसका नाम एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में इसे लोग मियादी बुखार भी कहते हैं। जब भी आप रूरल एरिया में खासकर प्रैक्टिस करेंगे तो उसे मियादी बुखार कहेंगे, डॉक्टर साहब लगता है इन्हें मियादी बुखार हो गया है। तो मियादी या मियाद मतलब होता है टाइम पीरियड, क्योंकि ये जो बुखार होता है टाइफाइड का, ये एक फिक्स ड्यूरेशन हफ्तों महीनों के रुकता है, 2-2 महीने 3-3 महीने रहता है। ठीक है, तो मियादी बुखार होता है क्यों? क्योंकि ये टाइम पीरियड तक रुकता है। नॉर्मली 3-4 दिन में बुखार ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं होता, लंबा रुकता है, इसलिए इसे कहा जाता है मियादी बुखार। ठीक है, पहली बात। अब आते हैं हम, भैया टाइफाइड होता किससे है, तो पॉजिटिव एजेंट पे आते हैं। तो टाइफाइड जो है एक बैक्टीरिया होता है सल्मोनेला टाइफी। ठीक है, सल्मोनेला टाइफी होता है, इससे जो होता है ये कॉस्टिव एजेंट है टाइफाइड फीवर का। टाइफाइड जो है सल्मोनेला टाइफी से होता है। इसका दूसरा स्ट्रेन होता है सल्मोनेला पैराटाइफी। तो रेयरली सल्मोनेला पैराटाइफी से भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली किससे होता है? सल्मोनेला टाइफी से। ये जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, जब हम आपको फार्मा पढ़ाएंगे तो उसमें एंटीबायोटिक्स पढ़ाएंगे तो उसी में बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी याद रखिएगा कि कॉस्टिव एजेंट क्या है? सल्मोनेला टाइफी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे उठता है कि किस एज में टाइफाइड होता है। किस एज में टाइफाइड होता है? तो लिखा है एनी एज कैन बी इन्फेक्टेड। किसी भी एज में टाइफाइड हो सकता है, लेकिन रेयर बिलो 2 years ऑफ एज। देखा यह गया है कि 2 साल से कम बच्चों में टाइफाइड कम होता है। हाँ, कम होता है, लेकिन होता है प्रैक्टिकली। अगर मैं बताऊं आपको अपना एक्सपीरियंस, या देखेंगे आप लोग, तो अब 1-1 1.5 साल वाले बच्चों में भी टाइफाइड डायग्नोस होता है। तो इसलिए याद रखना, किसी भी एज में, बूढ़े बच्चे जवान किसी में हो सकता है, लेकिन 2 साल से कम कम चांसेस हैं। 2 साल से कम बच्चों में रेयर होता है। ठीक है, अगली बात आती है ट्रांसमिशन की। भैया ठीक है, टाइफाइड होता कैसे, फैलता कैसे है? क्या छूने से टाइफाइड फैलता है या क्या खांसने से टाइफाइड फैलता है? इसका अगर आंसर देखें तो फीको ओरल रूट से फैलता है। फीको ओरल रूट से टाइफाइड का ट्रांसमिशन होता है। अभी फीको ओरल रूट क्या है? देखिए, फीको मतलब होता है फीकल मैटर। क्या? फीकल मैटर, जिसको हम कहते हैं स्टूल। स्टूल बोले तो पॉटी। ठीक है, ओरो, ओरो मतलब कहीं ना कहीं इसका जो ट्रांसमिशन होता है माउथ के थ्रू होता है। ओरल, आपने कुछ गंदा खा लिया, कुछ गंदा पी लिया, ठीक है, उसमें टाइफाइड का बैक्टीरिया था और मुंह के रास्ते वो चला जाता है इंटेस्टाइन में। तो इसका रूट कौन सा होता है? फीको ओरल रूट। अब इसको समझने के लिए कैसे याद करें? मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, उसको टाइफाइड हुआ। टाइफाइड हुआ मतलब जो बैक्टीरिया है उसके अंदर इंटेस्टाइन में पाया जाता होगा। अब मान लीजिए बच्चा जो है मोशन करने गया, तो मान लीजिए घर में शौचालय नहीं बना है, हालांकि शौचालय होना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं शौचालय होना जरूरी है। तो अब मान लीजिए शौचालय नहीं था, गांव देहात में क्या हुआ, बच्चा चला गया खेत में पॉटी करने। उसने पॉटी की, वहीं पे खेत में मूली का जो खेत था या गोभी का खेत था या गाजर का खेत था, उसी के ऊपर पॉटी कर दी। ठीक है, वहीं आसपास जो तालाब था उसी से पॉटी साफ कर ली उसने। तो कहने का मतलब क्या है, वो गोभी गाजर मूली जिस पे भी पॉटी की वो भी इन्फेक्टेड हुआ। वो पानी जिस पे जो है उसने सफाई की, जिस तालाब का पानी, नदी का पानी जो भी था, वो भी इन्फेक्टेड हुआ। कल को वही गाजर मूली अगर आप बिना धोए खा लें, आपका बच्चा खा ले, या वही पानी आपका दूधिया जो है दूध में डाल के मिला के ले आए, या वही पानी आपके घर में सप्लाई हो जाए बिना उबाले आप पीने, तो इसी गंदे से पानी, इसी गंदे खाने से ये फैलता है। इसीलिए जब भी बाहर जाएं सब्जी वगैरह धो के खाएं। ठीक है, तो यही लिखा है कि वाटर, मिल्क, फूड एक्सेट्रा से। तो कैसे? बिना धोए, बिना सही से पकाए अगर आप खाएंगे, यूज करेंगे, तो इससे आपको टाइफाइड ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो लिखा है फीको ओरल रूट, क्योंकि फीको मतलब जिस बच्चे को टाइफाइड हो रखा था उसके फीकल मैटर पॉटी से ट्रांसमिट हुआ, और जो नॉर्मल बच्चा था उसने जो भी बैक्टीरिया था, चाहे वो सब्जियों में हो चाहे वो पानी में हो, ओरल रूट से ले लिया। तो बच्चा, जो नॉर्मल बच्चा था, उसके अंदर भी बैक्टीरिया पहुंच गया आपका टाइफाइड का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ठीक है सर, अगर मान लीजिए
बैक्टीरिया पहुंच गया बच्चे के मुंह में, तो अब क्या होगा आगे, आगे का सीन क्या है? तो सीन आगे का देखिए, लिखा है बैक्टीरिया इन फीकल मैटर, पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पैथोजेनेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैथोलॉजी अगर आपकी स्ट्रांग है तो यू कैन डायग्नोस ईच एंड एवरी डिजीज प्रॉपरली, तो इसलिए पैथो पे बहुत जोर दीजिए। तो देखो यहाँ पे लिखा है पैथोजेनेसिस ऑफ टाइफाइड में कि बैक्टीरिया इन फीकल मैटर, बैक्टीरिया जो था, जो भी बच्चा था जो टाइफाइड से पीड़ित था, उसके स्टूल में बैक्टीरिया निकला, ठीक है। अब क्या हुआ, ट्रांसमिशन थ्रू ओरल रूट, जिस बच्चे ने, जो स्वस्थ बच्चा था, उसने गंदा पानी या इन्फेक्टेड पानी या सब्जी उसका यूज़ किया, तो ओरल रूट से क्या हुआ, उसके अंदर इन्फेक्शन पहुंच गया जो नॉर्मल बच्चा था, ठीक है। अब क्या हुआ, जो बैक्टीरिया था, अगर मान लो मुंह से कोई भी चीज़ खाओगे, कहाँ पहुंचेगी, पेट में, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन क्या होता है, ये जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है इसकी फेवरेट स्पॉट होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में खूब जाके ये ग्रो करता है। तो लिखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, इंटेस्टाइन की एपिथेलियम में बैक्टीरिया जाके खूब डिवाइड करता है। अब भैया डिवाइड करेगा, आज 100 थे कल 500 हो जाएंगे, फिर 1000 हो जाएंगे, फिर लाख हो जाएंगे, ऐसे तो होता है। तो लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। अब क्या होता है, जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है तो भैया बैक्टीरिया इंटेस्टाइन से निकल के इधर घुसा उधर घुसा, पूरी बॉडी में टहलने की कोशिश करेगा। तो यही लिखा है कि इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया इनटू पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस क्या होते हैं, देखो लिखा भी है मैंने, मासेस ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू इन इंटेस्टाइन। ये सोच लीजिए हमारे इंटेस्टाइन में भी कुछ मासेस होते हैं, कुछ ग्रोथ्स होती हैं, कुछ नोड्स होती हैं, नोड्यूल्स होती हैं, जो क्या प्रोवाइड करती हैं, जो कि लिम्फेटिक टिश्यू की तरह काम करती हैं और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को दुरुस्त करती हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया उसी में घुस जाता है, पेयर्स पैचेस में। और आपको पता है लिम्फेटिक टिश्यू है तो लिम्फ निकल के आएगा उसमें से, तो लिम्फ किसके थ्रू आता है, लिम्फ वेसल के थ्रू आता है। और लिम्फ वेसल खुलती कहाँ है, आपको ब्लड में ड्रेन करती हैं, जो भी ब्लड वेसल हैं, जो भी सर्कुलेशन है, वहीं पे आपकी लिम्फ वेसल लिम्फ को लेके आती हैं। अब लिम्फ क्या होता है ये एग्जैक्टली हम पैथोलॉजी में पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जान लो कि जब बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में डिवाइड कर रहा था, उसके बाद पेयर्स पैचेस में घुसा और वहां से लिम्फ वेसल के थ्रू, लिम्फॉइड वेसल के थ्रू कहाँ आ गया, सर्कुलेशन में आ गया, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में आ गया। मतलब अब बैक्टीरिया कहाँ गया, ब्लड में आ गया, इंटेस्टाइन से निकल के ब्लड में आ गया। और जब पहली बार बैक्टीरिया ब्लड में आता है तो इसे कहते हैं प्राइमरी बैक्टीरियमिया। क्या कहते हैं, प्राइमरी बैक्टीरियमिया। प्राइमरी मतलब पहली बार बैक्टीरिया आ गया है कहाँ, मियाँ, मियाँ मतलब ब्लड में आ गया, ठीक। अब जब ब्लड में आ गया तो भैया ब्लड में तो सारे ऑर्गन के पास जा रहा है, लीवर के पास भी जा रहा है ब्लड, स्प्लीन के पास भी जा रहा है, बोन्स में भी जा रहा है। तो इसीलिए लिखा है कि अब बैक्टीरिया रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में चला जाता है। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में क्या क्या आता है, मेनली लीवर आता है, स्प्लीन आता है, बोन मैरो आता है। इसलिए टाइफाइड का पेशेंट जो भी होगा उसमें लीवर भी अफेक्टेड होता है। अभी सिम्टम बताएंगे आपको, तो बताएंगे लीवर में साइज बड़ा हो जाता है, हिपैटोमेगैली। स्प्लीन भी अफेक्टेड होती है, स्प्लीनोमेगैली मिलेगी। और बोन मैरो सप्रेस भी हो सकता है, बोन मैरो हो सकता है कम काम करे, ठीक है, बोन मैरो सप्रेशन भी हो सकता है टाइफाइड में, ठीक है। अब भैया यहाँ पे खूब बैक्टीरिया डिवाइड करता है, जहां भी जाएगा बैक्टीरिया डिवाइड करेगा। तो लीवर में डिवाइड किया, स्प्लीन में डिवाइड किया, बोन मैरो में डिवाइड किया, और वापस क्या होता है, बैक्टीरिया दोबारा ब्लड में आता है, ठीक है, कम्स अगेन इन ब्लड टू कॉज सेकेंडरी बैक्टीरियमिया। अब दोबारा आया तो सेकेंडरी क्या आया, बैक्टीरिया, कहाँ आया, मिया मतलब ब्लड में आया, तो सेकेंडरी बैक्टीरियमिया कहते हैं। और जब दोबारा बैक्टीरिया ब्लड में आता है तो खूब ह्यूज अमाउंट में आता है, खूब संख्या हो जाती है इसकी, और तब क्या होता है, साइन एंड सिम्टम आते हैं किसके, टाइफाइड के, ठीक है। ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। आगे एक साइड में और बात देखिए, जहां पे देखिए ऊपर पैथोलॉजी में जहां पे लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया और इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, वहीं से देखिए एक साइड में एरो गई है और इसमें क्या लिखा है, नेक्रोसिस ऑफ एपिथेलियम। जब बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में डिवाइड कर रहा था तो कभी कभी क्या करता है, इंटेस्टाइन को डैमेज करने लगता है, इंटेस्टाइन के टिश्यू को बैक्टीरिया डैमेज करता है, नेक्रोस करता है। नेक्रोसिस मतलब क्या होता है, सेल डेथ होती है, टिश्यू डेथ हो रही है इंटेस्टाइन के, और इतना टिश्यू डैमेज कर देता है इंटेस्टाइन का कि इंटेस्टाइन में कभी कभी छेद हो जाता है आर पार। देखा, इफ सीवियर कैन कॉज परफोरेशन, परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन कर देता है, परफोरेशन मतलब छेद कर देता है। और आपको पता है हमारे जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन है, चाहे इंटेस्टाइन हो चाहे लीवर हो, कहाँ है, सब पेरिटोनियम के अंदर है, पेरिटोनियम के अंदर। पेरिटोनियम इज लाइक ए बैग, इसमें सारे एब्डोमिनल ऑर्गन बंद हैं। तो इंटेस्टाइन में अगर छेद हो जाएगा तो क्या होगा, जितना भी इन्फेक्टिव मटेरियल होगा, जो भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, वो निकल के कहाँ आ जाएगा, पेरिटोनियम में आ जाएगा। और पेरिटोनियम में क्या कर देता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है, जिसे हम कहते हैं पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनियम का आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन कर देता है। क्लियर है ये चीज़। तो हमने अभी आपको क्या बताया, पैथोजेनेसिस, टाइफाइड में कैसे कैसे बैक्टीरिया आपकी बॉडी में डिवाइड कर रहा है, कैसे कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, और कैसे कैसे इन्फेक्शन कर रहा है, ठीक। अब आते हैं हम साइन सिम्टम ऑफ टाइफाइड पे, कि भैया ठीक है सर, हमें जब पेशेंट आएगा तो ये तो बताएगा नहीं कि पैथोजेनेसिस क्या है, हमें तो
सिम्टम बताएगा कि सर हमारे बच्चे को बुखार आ रहा है, तो हमें सिम्टम क्या मिलेंगे, हम कैसे डायग्नोज करेंगे फीवर को कि टाइफाइड का फीवर है। तो अब हम आते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ टाइफाइड पे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले तो याद रखिए टाइफाइड में फीवर कैसा आता है इसकी खास पहचान होती है। यहां पे देखो लिखा है स्टेप लैडर पैटर्न। स्टेप लैडर पैटर्न, आपको पता है घर में सीढ़ी होती है, एक सीढ़ी चढ़ते हो फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ते हो तब आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हो फिर सेकंड फ्लोर पे पहुंचते हो, ऐसे। तो ऐसे ही जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो वैसे ही आपका फीवर चढ़ता है बच्चे में, 100 फिर 101 फिर 102, देखो डायग्राम बना रखा है मैंने। तो ऐसे ही फीवर जो है लगातार चढ़ता रहता है, इसे कहते हैं स्टेप लैडर पैटर्न। लेकिन ये अच्छी बात यहाँ पे है, नॉट फाउंड इन चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे खासकर होते हैं उनमें ऐसा नहीं मिलता है, इसमें रेमिनेंट फीवर मिलता है, रेमिनेंट फीवर मिलता है। अब ये फीवर के टाइप्स होते हैं रेमिनेंट, इंटरमिटेंट, कंटिन्यूस, ये सब हम आपको फीवर पढ़ाएंगे तब बताएंगे, जो पीडिया में फीवर पढ़ाएंगे। अभी तो जस्ट डेमो दे रहे हैं टाइफाइड का, इसको समझिए, ठीक है। तो बच्चों में री एमिनेंट फीवर मिलता है, री एमिनेंट मतलब कम ज़्यादा होता रहता है, मतलब कभी 103 था फीवर फ़ारेनहाइट में, कभी 101 हो जाएगा, कभी 99 भी हो जाएगा, इस टाइप से कम ज़्यादा होता रहता है। दूसरा पॉइंट क्या, कंटिन्यूस फीवर रहता है। कंटिन्यूस फीवर मतलब चाहे सुबह चढ़ा तो शाम तक का है, रात में भी है, ऐसा नहीं बुखार उतर गया, ठीक, उतरता उतरता जल्दी नहीं है, तो लगातार फीवर मिलता है कंटिन्यूस। और लिखा है हाई ग्रेड फीवर मिलता है विद नो डायूरिनल वेरिएशन। हाई ग्रेड फीवर मतलब क्या है, बुखार तेज रहता है, ऐसा नहीं 99 के आसपास रहेगा, हमेशा 100, 101, 102 इस टाइप से बुखार रहता है। और लिखा है विद नो डायूरिनल वेरिएशन, मतलब डायूरिनल मतलब दिन हो चाहे रात हो, हमेशा हाई टाइप का फीवर रहता है, हाई ग्रेड टाइप का फीवर रहता है, ठीक है। जैसे हम ट्यूबरक्लोसिस पढ़ाएंगे तो वहाँ बताते हैं लो ग्रेड टाइप का फीवर रहता है, ठीक है ना। और भी बीमारी पढ़ाएंगे, डेंगू में कैसा होता है, मलेरिया में कैसा, सब बताएंगे, लेकिन अभी टाइफाइड में याद रखिए कि हाई ग्रेड फीवर रहता है। और क्या सिम्टम आता है, और सिम्टम में देखो लिखा है एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग, मतलब पेट में दर्द हो सकता है, और उल्टी, वॉमिटिंग मतलब उल्टियाँ, तो नोजिया वॉमिटिंग की हिस्ट्री भी मिल सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया कहाँ ग्रो कर रहा है, इंटेस्टाइन में कर रहा है, और इंटेस्टाइन कहाँ है, एब्डोमेन में होती है, पता है एब्डोमिनल ऑर्गन होता है इंटेस्टाइन, तो इसलिए पेट में दर्द होगा क्योंकि इंटेस्टाइन इरिटेट हो रही है। और इंटेस्टाइन इरिटेट होगी तो भैया क्या होगा, नीचे से अगर मोटिलिटी बढ़ेगी इंटेस्टाइन की तो भैया क्या होगा, डायरिया हो जाएगा। और अगर इंटेस्टाइन इरिटेट हुई तो ऊपर से वॉमिटिंग आ सकती है मुंह से, है ना, तो उल्टी भी आती है। तो इसलिए अगर मान लो कोई मरीज आ जाए आपके पास कि डॉक्टर साहब बच्चे को बुखार हो रहा है और पेट में दर्द बता रहा है और वॉमिटिंग बता रहा है और हाई ग्रेड फीवर है, तो इतना भी काफ़ी है, काफ़ी हद तक आप क्लियर हो सकते हैं कि टाइफाइड की हिस्ट्री मिल सकती है आपको, ठीक है, डायग्नोज बना सकते हैं टाइफाइड की। लेकिन आगे और सिम्टम देखते हैं। लिखा है इसके अलावा डायरिया इज फॉलोड बाय कॉन्स्टिपेशन, मरीज के अंदर डायरिया, बच्चे के अंदर डायरिया मिल सकता है, और हो सकता है बाद में लेट स्टेज में कॉन्स्टिपेशन भी मिले। शुरुआत में डायरिया क्यों, डायरिया मतलब होता है मोशन बहुत लूज हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इंटेस्टाइन जब इरिटेट होती है तो इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्सिस मोटिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि डायरिया होता है, मोशन लूज हो जाता है, तो मोशन लूज मिल सकता है। हाँ, बाद में लिखा है इज फॉलोड बाय कॉन्स्टिपेशन, अगर मरीज 1 हफ्ते बाद आया, 2 हफ्ते बाद आया, या बहुत सारे डॉक्टर को दिखा चुका है उसे आराम नहीं मिल रहा है, तो वो कॉन्स्टिपेशन में भी चेंज होती है, क्योंकि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंटेस्टाइन आपस में एडहेयर हो जाती है, चिपक जाती है, तो इसकी मोटिलिटी कम हो जाती है, जिससे कि लेट स्टेज में हफ्ते भर बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम भी मिल सकते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर रखिएगा। उसके अलावा और क्या मिलेगा सिम्टम में, अगर खासकर जितना टाइफाइड का मरीज लेट होता जाएगा कॉम्प्लिकेशन उतना बढ़ता जाएगा, तो लिखा है एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिल सकता है, मतलब पेट फूल सकता है, ठीक है। एसाइटिस मिल सकती है, एसाइटिस मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी, तो एब्डोमेन में पानी इकट्ठा हो गया है। क्यों होता है, जब इन्फेक्शन होता है सीवियर तो पानी आ जाता है, कैसे आता है, जब हम एसाइटिस डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी में तो डिटेल में बताएंगे। पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम में इन्फेक्शन हो सकता है, खासकर ये सब कब मिलेगा, जब परफोरेशन इंटेस्टाइन में अगर छेद हो गया है तब ये खासकर सिम्टम मिलते हैं। फिर अगला सिम्टम, मान लीजिए अगर पेट में दर्द बता रहा था, आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया, तो अल्ट्रासाउंड में हिपैटो स्प्लीनोमेगैली आ सकती है निकल के, मतलब मरीज डायग्नोस कर रहे हो टाइफाइड का, और उसमें हिपैटो मतलब लीवर, स्प्लीनो मतलब स्प्लीन, मेगैली मतलब साइज में बड़े हो गए हैं। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था कि बैक्टीरिया डिवाइड करता है लीवर में भी और स्प्लीन में भी, तो इसलिए ये साइज में इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए याद रखना, टाइफाइड में एक कंडीशन मिलती है, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली मिल सकती है, शॉक ना होना है, ठीक है, क्लियर रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। उसके अलावा और क्या लिखा है, लिखा है इंटेस्टाइनल परफोरेशन मिल सकती है, इंटेस्टाइन में छेद मिल सकता है। इसलिए किसी भी बच्चे को टाइफाइड हो तो हल्के में ना लें, टेक इट वेरी सीरियस, क्योंकि अगर इन्फेक्शन प्रोलॉन्ग हो गया तो हो सकता है आगे कॉम्प्लिकेशन भी बड़े हों। तो आफ्टर 2 वीक्स ऑफ इलनेस, लगभग 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद इंटेस्टाइनल परफोरेशन की हिस्ट्री भी
मिल सकती है। वेरी सीवियर पेन होता है और पेशेंट शॉक में चला जाता है, मर भी सकता है, ठीक है। इसलिए आपको बहुत एहतियात बरतनी है टाइफाइड के केस में। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एमसीक्यू के फॉर्म में कि ब्रेडिकार्डिया, ओनली फीवर विद ब्रेडिकार्डिया, अगर पूछा जाए किस बुखार में ब्रेडिकार्डिया, दिल की धड़कन कम हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया मतलब दिल की धड़कन 60 से कम हो जाए। नॉर्मली कितनी होती है, 72 होती है, या मोटा मोटा कहे 60 से 80 होती है पर मिनट, लेकिन अगर 60 से कम हो जाती है तो उसे कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो स्लो हार्ट रेट, स्लो पल्स रेट भी मिल सकती है। लेकिन ब्रेडिकार्डिया इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन चिल्ड्रन, खासकर बच्चों में और छोटे बच्चों में ब्रेडिकार्डिया जरूरी नहीं मिले, ठीक है। नॉर्मली फीवर में ट्रेकिकार्डिया मिलती है, लेकिन इसमें ब्रेडिकार्डिया मिल सकती है। क्लियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि रैशेस, जो टाइफाइड जिस बच्चे को होता है उसकी बॉडी पे लगभग 6 दिन बाद, 7 दिन बाद टाइफाइड जब होगा तो उसकी बॉडी पे लाल लाल चकत्ते, रैशेस, जिसे हम कहते हैं इरिथमेटस रैश, मिल सकता है। कितने पेशेंट में, 10 से 20% पेशेंट में। मान लो अगर 10 पेशेंट आपके पास आए तो 1 से 2 पेशेंट में, एक पेशेंट में आपको लाल लाल चकत्ते बॉडी में पड़ सकते हैं, इरिथमेटस रैश कहते हैं, और इसको रोज स्पॉट कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि टाइफाइड में रोज स्पॉट मिलते हैं, और किस दिन मिलते हैं, लगभग 6 दिन के आसपास, 6ठे दिन के आसपास। तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे अपने आप ही सही हो जाते हैं, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, अगर आप बच्चे की टंग देखेंगे तो टंग कैसी मिलेगी, व्हाइट कलर की कोटिंग हो रही होगी टंग में, व्हाइट, ग्रेइश व्हाइट कोटिंग, ऐसे लगेगा टंग के ऊपर आपने मक्खन लगा दिया हो, ठीक है। तो कोटेड टंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है टाइफाइड का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, इतना आप समझिए, इतना पढ़िए, बाकी बात आगे की करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर इच्छुक हो, क्योंकि आप, मैं फार्मा, पैथोपीडिया, मेडिसिन पढ़ाता हूँ और मेडिसिन में क्लिनिकल फ्री है, मिनिमम फीस एंड मैक्सिमम आपको नॉलेज, यही मेरा मोटो है क्लास का। मॉडर्न मेडिकल क्लासेस ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।